कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 जो है कैलोरीमेट्री। तो उसके पहले जान लेते हैं कुछ थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में। आप लोग को पता ही होगा लेकिन रिकॉल कर लीजिएगा। कोई भी सब्सटेंस होता है वो आपका किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फिक्स पोजीशन पे टिके हुए नहीं रहते, क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं, ठीक। किसी भी डायरेक्शन में वो मोशन करेंगे, ठीक है। तो मोशन जब करेंगे तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी तो रहती ही है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, जो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और रैंडम मोशन हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा? वो कुछ हीट इंड्यूस करेंगे। आपको भी पता है, आप अगर बैठे हुए हैं तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, आप सिंपल से बैठे रहेंगे। लेकिन जब हम कोई मोशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक। तो वही आपकी होती है हीट एनर्जी। वो किस उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका काइनेटिक एनर्जी और रैंडम मोशन जो आपका मॉलिक्यूल का हो रहा है वो। तो ये बात हो गई आपकी हीट एनर्जी की, ठीक। हीट एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी में क्या होती है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर क्या होगी? मोशन की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जो आपकी हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक। अगर किसी बॉडी में, ठीक है, अगर कोई बॉडी है वो रैंडम मोशन कर रही है, रैंडम मोशन जब कर रही है कंटिन्यू, तो वो क्या होगा? कंटिन्यू रैंडम मोशन में अगर आप उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर देंगे, उसके रैंडम मोशन में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। रैंडम मोशन में इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा? आपका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करेंगे तो उसके रैंडम मोशन और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा जिसकी वजह से हीट एनर्जी बढ़ेगी। वो क्या कॉज करेगी? आपका टेम्परेचर राइज। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर को डिफाइन करना हो तो द एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी of a molecule of a substance which have in the motions, उसे हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक। जनरली लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इट इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर हीट के टर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि जो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में है रैंडम मोशन की वजह से, और उसमें जो आप एनर्जी ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी और रैंडम मोशन में इंक्रीज हो रहा है, वही आपका क्या होता है? उसका अगर एवरेज ले लें तो वो आपका क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक। ये बात हो गई आपकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर ये होता है, बहुत बार क्वेश्चन 2-2 नंबर पूछा जाता है। हीट एनर्जी और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, तो वो आप अभी डिफाइन कर लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं ठीक चैप्टर नेम कैलोरीमेट्री। अब क्या है? मान लीजिए अगर दो बॉडी आप कांटेक्ट में लाए, दोनों के पास क्या है? हीट है, ठीक है। लेकिन एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है। तो एनर्जी क्या होती है? दोनों को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब उनके कांटेक्ट क्या होगा? हीट एनर्जी फ्लो जीरो होगा। तो यही आपका है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो दोनों में एनर्जी फ्लो होगा। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि हीट फ्लो का डायरेक्शन भी होता है। कहां से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। तो कहीं भी हीट फ्लो होगा तो क्या होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही बॉडी है, उसका टेम्परेचर हाई है और दूसरी बॉडी आपके पास नहीं है, तो हीट फ्लो तो होगा, लेकिन कहां होगा? बॉडी में ना होकर सराउंडिंग में हो रहा होगा, ठीक। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स तो आपको पता ही होंगी, क्या होती है? जूल होती है और कैलोरी होती है, ठीक। अगर कैलोरी को डिफाइन करें तो 1 कैलोरी ऑफ अ हीट is the heat energy required to give the rise of temperature of water through 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम अगर हम वाटर लें, उसमें क्या करें? उसकी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी वो क्या होगी? 1 कैलोरी, ठीक है। लेकिन क्या होता है? वाटर का एक्सपेंशन जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है,
ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो उसका हर जगह टेम्परेचर बराबर नहीं रहता। ठीक, अगर आप एक कटोरे में पानी बॉईल करेंगे तो जो नीचे वाली वाटर की लेयर होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सबसे टॉप मोस्ट वाली का। तो क्या होता है, इरेगुलर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन या हीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट ऐड करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज नहीं कर सकते। अगर हम नीचे देंगे, नीचे से अगर हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उसका टेम्परेचर राइज कुछ और होगा एज कंपेयर टू ऊपर से। तो उस केस में क्या करते हैं, हम एवरेज टेम्परेचर मान लेते हैं। तो उस केस में क्या डेफिनेशन मिलेगी, 1 कैलोरी ऑफ अ हीट एनर्जी इज अ amount of energy which is required to rise the water 1 gram water temperature from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के। ठीक है, 4.2 जूल, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो वो कितनी होती है, 4.186 जूल ये। और हाँ, जूल क्या है आपकी एसआई यूनिट है, और कैलोरी क्या है दूसरी यूनिट है जिसे हम सीजीएस यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आप खुद देख लीजिए, मास का किसमें है, ग्राम में है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कैलोरी आपकी सीजीएस यूनिट भी बोली जा सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी डिफर करती है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल या बॉडी टू बॉडी। ठीक, पहला क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी। ठीक, मास ऑफ द बॉडी यानी स्मॉल। अब मास ऑफ द बॉडी में क्या होगा, आप मान लीजिए दो सेम क्वांटिटी या दो डिफरेंट क्वांटिटीज के मास ले लीजिए, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा क्यू क्या है, जितनी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास ऑफ द बॉडी। अगर मास ज्यादा होगा तो डेल्टा क्यू ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो डेल्टा क्यू कम होगा। ठीक, सेकेंड क्या है, नेचर। किसका नेचर, आपका जो बॉडी है उसका। ठीक, अगर मान लीजिए आप एक वाटर ले लीजिए, एक 1 kg वाटर ले लीजिए और 1 kg कॉपर ले लीजिए, दोनों की हीट रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों, मटेरियल अलग है, उसका नेचर अलग है। कॉपर क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक, तो दोनों का नेचर अलग होने की वजह से क्या होता है, हीट रिक्वायरमेंट भी अलग हो जाती है। ठीक, अब थर्ड चलते हैं, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर मान लीजिए सेम हीट प्रोवाइड आप कर रहे हैं, दो बॉडी हैं, उनके मास सेम है, सेम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तब भी क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर राइज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, आपने दो चीज कांस्टेंट कर दी, एक आपका क्या है, मास ऑफ द बॉडी, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, रेट ऑफ हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोनों आप कांस्टेंट कर देंगे, तब भी क्या होगा, टेम्परेचर राइज डिफरेंट डिफरेंट होगा। मान लीजिए एक बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया, दूसरे में 2 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मास सेम है, तो वहां पे क्या है, प्रॉपर्टीज हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है, हर बॉडी की अलग अलग होती है, और उनकी हीट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। ठीक, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, राइजिंग टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर जो आपने प्रोवाइड किया, डेल्टा क्यू प्रोवाइड करके। ठीक, तो अब इन सबको कंबाइन कर दें। ठीक है, कंबाइन करके देखते हैं क्या आता है। डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम और डेल्टा टी। ठीक, आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बना कि डेल्टा क्यू क्या होगा, चेंज इन हीट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के और टेम्परेचर के। तो उसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो ये आपका आता है सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ठीक। उसको हटाने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अभी इसका यूज आपका आगे आएगा जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक आएगा थर्मल हीट कैपेसिटी, ठीक है। थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी। थर्मल हीट कैपेसिटी कैसे होगा, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी डैश से। क्यों स्मॉल सी से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी अभी डिनोट किया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी डैश इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी। अब क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, ठीक। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, थर्मल हीट कैपेसिटी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहां पे दिक्कत कहां आती है, टी टेम्परेचर की वैल्यू कहीं डिग्री सेल्सियस होगी और कहीं पे कहीं पे आपकी केल्विन होगी। लेकिन इस केस में क्या लेते हैं, हीट कैपेसिटी तो आपकी कांस्टेंट होगी हर मटेरियल की, चाहे वो केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में। तो इस केस में हम मानते क्या है कि जो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा टी केल्विन के, केवल इस केस के लिए। क्यों, हीट कैपेसिटी हर मटेरियल की कांस्टेंट ही होती है, ठीक, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे केल्विन रखेंगे 273 ऐड करके तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, और डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। इसलिए यहाँ पे इस केस के लिए ये मानते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डिग्री राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल दे 30 जूल पर केल्विन का क्या मतलब है, ठीक है। तो थर्मल हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यही डिफरेंस है कि इसमें क्या होगा, मास की बात नहीं होगी, ठीक। तो यहां पे मास की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पे आपको मास की यूनिट नहीं दिख रही है। आप यूनिट के हिसाब से पहचानने की कोशिश करिए। बहुत बार क्या मिलेगा, एक बार 30 जूल पर किलोग्राम केल्विन मिल जाएगा, ठीक। और एक ये है और एक ये है दोनों हीट कैपेसिटी ही, लेकिन ये क्या है, थर्मल हीट कैपेसिटी है, और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि जो भी हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ हीट, वो क्या होता है पर किलोग्राम या पर मास में कैलकुलेट की जाती है, ठीक। वहां पे मास क्या होगा, यूनिट मास लेंगे, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, फिर हम मास से मल्टीप्लाई करके टोटल हीट निकालते हैं। पहले किसके लिए कैलकुलेशन होती है, पर मास के हिसाब से, उसके बाद क्या होता है, मास को मल्टीप्लाई करके हम टोटल हीट निकाल सकते हैं किसी बॉडी के लिए। लेकिन इसमें क्या है, आप पहले ही टोटल हीट या टोटल एनर्जी लिख चुके हैं, उसके बाद टेम्परेचर राइज देखते हैं, इसलिए इसको सी डैश यानी थर्मल हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यानी ये डिपेंडेंट है आपकी फुल्ली टेम्परेचर पे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंडेंट है आपकी मास पे एंड टेम्परेचर पे, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि 30 जूल आपको एनर्जी चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक। इसकी सिग्निफिकेंस ये होगी कि 30 जूल आपको चाहिए एनर्जी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अभी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में आगे बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। तो ये बात हो गई आपकी थर्मल हीट कैपेसिटी की। अब क्या होता है, एसआई यूनिट की बात कर ले तो इसकी एसआई यूनिट यही होती है, सॉरी पर में क्या होता है, k की पावर -1 नहीं होगा। तो ये इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा, जूल पर केल्विन,
या जूल पर क्यों, यहां वाली लाइन से। ठीक, तो ये क्या होगा, जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अदर यूनिट्स की बात करें, अदर यूनिट्स में कौन सी, सीजीएस यूनिट्स, तो अदर यूनिट आपकी कौन सी हो जाएंगी, किलो कैलोरी और पर केल्विन। ठीक है, किलो कैलोरी या कैलोरी आप जो भी होगा, तो इसको कैसे निकालते हैं, वही चीज 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल से ये रिलेशन यूज करेंगे, जूल को केल्विन में, केल्विन को सॉरी कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बात हो गई आपकी थर्मल हीट कैपेसिटी यानी सी डैश के बारे में। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, लेकिन और जगह आपको क्या लिखा मिलेगा, SHC, SHC फॉर H फॉर स्पेसिफिक, H फॉर हीट, C फॉर कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपके यूनिट मास के लिए होगी, यानी आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो पर किलोग्राम या पर ग्राम पे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई करके फिर हम टोटल हीट को निकालते हैं। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, हीट कैपेसिटी पर मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, मतलब सी डैश इक्वल्स टू, सॉरी स्मॉल सी ना, स्मॉल सी इक्वल्स टू क्या होगा, हीट कैपेसिटी यानी थर्मल हीट कैपेसिटी की बात होगी यहां पे। थर्मल हीट कैपेसिटी यानी सी डैश डिवाइडेड बाय मास। ठीक, थर्मल हीट कैपेसिटी क्यों, अगर आपको पहला वाला फॉर्मूला याद हो, क्या बताया था, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। ठीक, अगर हम यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और अभी हमने सी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, क्या, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक, तो इन दोनों में क्या अंतर है, केवल मास का अंतर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मास से डिवाइड कर दें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं किससे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो हम ये मेनली क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, C इक्वल्स टू सी डैश बाई एम। ये रिलेशन बहुत बार यूज होता है, कभी कभी आपको क्या दे देता है कि दोनों आपसे कैलकुलेट करने को बोल देता है, लेकिन मास की वैल्यू कभी कभी गिवन रहेगी, कभी नहीं गिवन रहेगी, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, या फिर सीधा इस फॉर्मूले से आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये बात हुई आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अगर इसको डिफाइन करें तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is the amount of heat energy required to raise the temperature of the unit mass of that body through 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, डिफिनीशन वही, लेकिन क्या हो जाएगा, पर मास। ठीक है, और वही चीज है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो इसका अगर डिफिनीशन के हिसाब से फॉर्मूला देखते हैं तो क्या आता है, C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये आपका रिलेशन हो गया दोनों हीट कैपेसिटीज में, और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया जिससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट की बात अभी हो चुकी है, हीट की क्या होगी, जूल, मास की क्या होगी, किलोग्राम, और टेम्परेचर की क्या होगी, केल्विन। तो आप खुद ही देख सकते हैं, उसमें क्या था 30 जूल पर केल्विन, और इसमें क्या है, अगर 30 ले लेते हैं तो 30 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो यहाँ पे पर मास यानी मास की यूनिट आ गई है, तो ये भी जब भी कैलकुलेट होगा पर मास में कैलकुलेट हो रहा होगा, यानी यूनिट मास आपको लेना है। यही डिफरेंस है इन दोनों में, बेसिक फॉर्मूले में भी यही है, फॉर्मूले के हिसाब से भी आप अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं,
और अगर ऐसे याद रख सकते हैं तो अच्छी बात। तो अब बात करते हैं अदर यूनिट्स की। ठीक, अदर यूनिट्स अगर आपको गिवन है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अदर यूनिट्स कैसे? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप कन्वर्ट करना है इसमें जूल पर ग्राम या पर किलोग्राम केल्विन में। तो ये किसके बराबर होगा? 1 किलो कैलोरी, ठीक है, पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। ठीक, अब ये किसके बराबर होता है जूल में? 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम केल्विन। 4.2 फॉर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल एंड 10⁻³ मतलब किलो की बात हो रही है यहाँ पे, यानी 1000। तो ये आपका कन्वर्जन होगा। ठीक, अब क्या है, हीट और टेम्परेचर में आपका डिफरेंस दिया हुआ है बुक में, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया, उस हिसाब से अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर बुक में स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए उससे कर लीजिए। और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है? पर मास का, ठीक, यूनिट का, और इट इज अ थर्मल कैपेसिटी क्या है? इट इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या है? इट इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। तो आप किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन मटेरियल्स, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन मटेरियल्स, उसके पहले जान लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो ये क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करती है, ठीक। और क्या है? जो आपकी वाटर की होती है, वाटर की आपको याद रखनी पड़ेगी, तो वाटर की होती है 4200, ठीक है, 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस की, अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा आपकी वाटर की होगी। लेकिन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके फेज पे भी डिफरेंस करती है, ठीक। अगर आपका फेज एयर है तो अलग होगी, वाटर है तो अलग होगी, और गैस है या स्टीम है तो अलग होगी। अगर वाटर के केस में देखें तो ये आ रहा है आपकी वाटर की, ठीक। आइस की बात करें तो आइस के केस में क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, ठीक। अगर स्टीम की बात करें तो स्टीम के केस में क्या हो जाती है? और कम हो जाती है, 460 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो देख लीजिए आप कि लिक्विड में, फिर सॉलिड में, फिर एयर में या स्टीम में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक। सॉलिड में जाते हैं तो जस्ट हाफ हो जा रही है, एयर में जा रहे हैं तो और कम हो जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप किसी भी रीजन, किसी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो उसके रीजन में आप दे सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैलोरी मीटर से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।